बटन दबाना भैया साइकिल का प्यार से। कि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार लाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसीलिए जेल से बेल मिल गई। केवल या तो सिपाही खानदान के लिए था या आजम खान के लिए थी। नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का यात्रा आज पहुंच गई है बरेली। खास शहर है, बहुत सारी चीजों की वजह से खास शहर है। बरेली के झुमके वाली तो कहानी आपको पता ही होगी, साथ ही साथ यहाँ का सुरमा बड़ा खास है। और मांझे जो होते हैं, पतंगबाजी जिनको करते हैं उन्हें पता है, मांझे जो होते हैं वो भी यहाँ के बड़े खास हैं। तो यहाँ पर किसकी पतंग कटने वाली है इस बार, बरेली किसके सर पर ताज देने वाला है, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। क्योंकि द्वितीय चरण में यानी कि 14 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी। कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। बरेली की अगर बात करें तो इस पूरे सेकेंड फेज का जो चुनाव है उसमें एक बड़ा प्रमुख केंद्र बरेली होगा। 9 विधानसभा सीटें। और पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप यहीं पर रहा था। 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2 लोकसभा सीटें वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। क्या इस बार कुछ अलग खेल दिखाई पड़ रहा है बरेली में? क्योंकि अब जो सेकेंड फेज है, जाट बेल्ट का, गन्ने का, आलू का जो पहला फेज था वो निकल गया। अब जो सेकेंड फेज है 55 सीटों पर जिसमें होने वाला है मतदान 9 जिलों में, जो होगा 14 तारीख को, उसको माना जा रहा है कि गठबंधन को यहां पर समाजवादी पार्टी को खास तौर से एज है। उनका पारंपरिक गढ़ कई सीटें रही हैं, बचा पाएंगे अपना किला, जोड़ पाएंगे कुछ। और भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी बरेली की वो रिपीट होगी या नहीं, उसको समझेंगे यहां पर हमारे मेहमानों पर से। उससे पहले बरेली का चुनावी गणित और समीकरण समझ लीजिए इस रिपोर्ट में। भारत माता की। 2017 विधानसभा चुनाव में बरेली की 9 सीटों में भगवा परचम बुलंद हुआ तो एक झटके में तमाम चुनावी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई थी। पिछले चुनाव में यहां की फिजाओं में भगवा रंग ऐसा चढ़ा कि बरेली मंडल की 25 में से 23 सीट बीजेपी ने जीत ली। 2 सीटों पर साइकिल ने कब्जा जमा लिया। बरेली की 9 में से 9, पीलीभीत की 4 में से 4 पर बीजेपी की जीत हुई थी। बदायूं और शाहजहांपुर की 6-6 सीट में से 5-5 पर कमल खिला था। अब बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि वो पिछले रिकॉर्ड को बरकरार रखे तो विपक्ष भगवा चक्रव्यूह को भेदने की जोरदार घेराबंदी कर चुका है। क्या ये चुनाव उनके मान सम्मान का है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएंगे तो भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। बताओ, माफ करोगे ऐसे लोगों को? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये अन्यायी सरकार है, झूठी सरकार है। इनके नेता झूठे हैं। बड़े नेता ने तो पहले ही एक छोटे नेता को पैदल पैदल कर दिया। बताओ, पैदल पैदल किया था कि नहीं किया था? और जो छोटा नेता गुस्से में आ गया तो उसने एक उप मुख्यमंत्री को स्टूल पे बैठा दिया। कोई दो राय नहीं कि बीजेपी बरेली की कुछ सीटों पर अपने अच्छे और बुरे दौर दोनों में ही बेहतर प्रदर्शन करती आई है। लेकिन इस बार टक्कर कांटे की है। जहां बीजेपी के सामने 2017 के सर्वोत्तम नतीजों को दोहराने की चुनौती है, वहीं विपक्ष ने हर सीट पर समीकरण साधते हुए उम्मीदवारों को उतार दिया है। बीजेपी को लगता है राष्ट्रवाद, विकास और बेहतर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के सहारे उसकी चुनावी नैया पार लग जाएगी। स्थिति ठीक नहीं है। अगर ट्रेन रात को किसी स्टेशन पर पहुंचे और लोग सुबह तक इंतजार करें, प्लेटफॉर्म पर बैठे रहें ताकि सलामत घर पहुंच सके, ये स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखी थी। उत्तर प्रदेश को उससे बाहर लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। भाई, हमारी सीमा और हमारी सेना, इसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाएगा मित्रों, दंडित।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के विकास भी की है। गरीबों तक शासन की योजना को पहुंचा करके एक भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम भी की है। बरेली जिले की बात करें तो हिंदू करीब 63.64% है, जबकि मुसलमानों की संख्या 34.5% है। बरेली सदर में मुस्लिम करीब 1,20,000 हैं, बहेड़ी में मुस्लिम 1,10,000 हैं। मीरगंज सीट में मुस्लिम वोटर करीब 1 लाख हैं, यानी बरेली की 9 सीटों में से कम 3 पर मुस्लिम मतदाता जीत का रुख तय करेंगे। बरेली में वोटिंग के अभी 2 दिन बाकी हैं। 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से बरेली में वोटिंग शुरू होगी और फिर 10 मार्च को पता चलेगा कि बरेली की जनता किसके ऊपर विश्वास करती है और किसे नकार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। समीकरण समझ लिया आपने? क्या बरेली क्या जातिगत समीकरण है, किसका हाथ कहां भारी रहता है, कौन कहां हल्का है, पर जनता इस पर क्या कहती है? बरेली की बर्फी के नाम से एक पिक्चर भी आई थी, वो भी देखी होगी आपने। बरेली की बर्फी सच में बड़ी मशहूर है। कल मैं एक दुकान पे पहुंचा जो यहां पर बहुत मशहूर है, वहां पे जनता से बात भी करी, बरेली की बर्फी भी चखी, और क्या क्या रंग दिखाई पड़े कल रात को आपको इस रिपोर्ट में दिखवाते हैं। शादियों के अलावा आजकल चुनाव का टाइम है, तो चुनाव में भी ले जाते हैं क्या आप लोगों को? पार्टियां दिल दिया है, जान पे देंगे। ये क्या शादियों में तो बचता नहीं होगा ये वाला गाना? देशभक्ति पॉलिटिकल पार्टी ले जाती है, पार्टियां ले जाती हैं बजवाने के लिए। पार्टी ले जाएंगी, जब ले जाएंगी तो बजाएंगे। रैली में? हाँ, रैली में। हाँ जी हाँ। तो रैली में ये चलता है? हाँ। अब ये बताइए कि इतनी सारी आपने मुझे बताया परेशानियां हैं, लॉकडाउन की परेशानियां, कमाई ठीक नहीं हो पा रही है, तो क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल ये है, बरेली में तो बड़ा कंपटीशन है इस टाइम। गरम? बिल्कुल गरम। किसी का भी बैंड बच सकता है? किसी का ही बच सकता है बैंड। 50-50 चांस है। तो जनता वोट देगी, उसको तो वोट देगी जो सबका विकास और सबका साथ। बीजेपी ने बहुत सी परेशानी करी है भाई साहब। परेशानी करी है? हाँ, सबको परेशान कर दिया बीजेपी ने। सबका साथ सबका विकास, फिर परेशानी? बीजेपी ने बहुत परेशान करा भाई साहब। अच्छा। हाँ, ये भाई साहब भी जानते हैं। बारात के साथ हैं। मैं बदायूं नगर पालिका से हूँ भाई साहब। आप बारात में थे? हाँ, बारात नाच लिए ठीक ठाक? बदायूं नगर पालिका। ये बताइए कि बैंड ठीक बजाया? हाँ, बैंड बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया बैंड। आप नाचे भी ठीक ठाक? नाचा और नाचूंगा आपको। मजा आया आपको? और नाचूंगा आपको सामने। नाच के फिर जरा बजवाओ गाना, बजवाओ। बीजेपी से परेशान क्यों हैं आप? बीजेपी से परेशान क्यों हैं आप? बदायूं नगर पालिका चेयरमैन ने सारी वाल्मीकि लोगों का पूरा बोनस खा गई, 3 साल का बोनस। अच्छा। बदायूं बरेली की जो बदायूं चेयरमैन है दीपमाला गोयल, तो इस वजह से आप वोट नहीं देंगे बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम। चुनाव की जो वोट रिपोर्टिंग है उसका ये भी फायदा होता है जगह जगह की। बरेली के टॉप में एक मिनट जगह जगह की बढ़िया चीजें खाने को मिल जाती हैं। You're a young man, क्या इश्यूज हैं बरेली के वोट में इस बार? इश्यूज तो एज सच आपका डेवलपमेंट ही मेन आपका फोकस है। इश्यूज रोड्स देखिए आप, यहाँ की तो मेन सिटी है इस वजह से अच्छी है। आप आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो रोड में यही इशू कि मतलब गड्ढे हैं, यही सब रोड्स का इशू है। मेन लाइट का इशू है। यहाँ तो मेन सिटी है, वही आउटस्कर्ट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। सरकार तो कह रही है हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। नहीं, सरकार तो कहती है सरकार का काम है कहना,
आप मेन ऑन मतलब देखेंगे जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिल्कुल उसकी बात है मेन। आपको क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है इस बार चुनाव का? सभा का माहौल है तो बहुत गर्म माहौल है। अच्छा, तो किसकी तरफ गर्मी निकलने वाली है? जो भी बने। अरे सर बता दीजिए कौन किसको बनवा रहे हैं? हम लोग अखिलेश जी के साथ जाना चाहेंगे। आप अखिलेश जी के साथ क्या सोच के आप वोट डालने वाली है मैम? It's just that कि first of all my safety because I remember जब यहाँ पे सबसे पहली बार योगी की सरकार आई थी, then I was in standard 10th and that was the first time I could take my cycle out and cycle bike with my friends, and after that I mean it was like that is like you know a main reason why we choosing this. That has left a big impression in your head as well, right? I mean that is going to be the most important factor for you as a young voter. Yes. Thank you so much. Enjoy your chocolate. तो कुछ लोगों से हमने बात करी यहाँ पर वैसे ज़्यादा सुनने को बीजेपी का ही मिला है। तो ये तो थोड़ा बरेली का जायका जो था वो आपके सामने रखा है। बरेली का जैसे मैं आपको बता रहा था, दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं, सुरमा और बरेली का मांझा। मैं पहुंचा देखने के लिए कि जो मांझा बनाते हैं वो लोग इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं, और दूसरा जो सुरमा है बरेली का, मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक परिवार है, जब उनके घर के अलग अलग लोग बनाते हैं, और ये भारत में जब सुरमा बाहर से जब आया था तो उसके बाद से यही यहाँ पर बनाते आ रहे हैं। पारंपरिक इनका पूरा जो कार्यक्रम है वो पारंपरिक कार्यक्रम है, कई सदियों से और कई पीढ़ियों से ये काम चलता आ रहा है। दोनों को ढूंढने के लिए बरेली की सड़कों पर मैं पहुंचा और देखिए लोगों ने क्या क्या बताया। पतंगबाजी का जिनको शौक है उनको पता है कि बरेली का मांझा जो है वो कम से कम, जो अगर मांझों की मैं फहरिस्त बनाऊंगा उसमें बिल्कुल टॉप पर रहता है। मैं यहीं पर इस वक्त हूँ बरेली में, और बरेली में ये मांझा बन रहा है। तो मांझा जो होता है, जिनको पतंग के बाजी के बारे में नहीं पता, मांझा धागे के आगे लगता है पतंग काटने के काम। ये जो तेज धार वाला धागा होता है ये इसको मांझा कहते हैं। अभी इस समय आप देख रहे हैं हमारे सामने जो ये जो मांझा बन रहा है, ये वो चरखी में आप देख रहे होंगे, ये भाई साहब लपेट रहे हैं तेज गति, चलते चलते सोच इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट अगर आप मैं रोक लूँ आपको, ये बताइए कि इतनी तेजी से आप ये सब कर रहे हैं, क्या नाम है भाई साहब आपको, कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? मुझे लगभग 15 साल हो गए। मेरा नाम आरिफ है। हाँ, 15 साल हो गए लमसम ये काम करते हैं। तो बरेली का मांझा बड़ा फेमस है, उसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, पर मांझे वालों की दिक्कतें क्या हैं वो भी आपके सामने रखी, चुनाव में वो सोच कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखा। अब मैं कोशिश करता हूँ, मुझे पतंग उड़ानी आती नहीं है वैसे, पर एक बार मैं कोशिश करूँ उसको लपेटने की। लपेटा जाएगा? हाँ, माइक आप पकड़ो, आप मेरा काम के लिए, आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करता हूँ। कैसे करते हैं? ऐसे रखो। ये आप जी वो कहाँ गई? ये मेरे हाथ में जी। अब आप इसे ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अब ये ऐसे ठीक है। अब मैंने सरकार बिल्कुल पलट दी है। सरकार खेल पलट गया। अब खेल बिल्कुल पलट गया, बिल्कुल। क्या करना है ये बताइए। अब आप चलना है आपको, बस। तो क्या करोगे? जी, पहले आप इसे घुमाएंगे। कहाँ? अपनी तरफ? हाँ, नहीं, इधर को आगे की तरफ। हाँ हाँ, अब आप घुमाओगे तो खुद ही घूम जाएगी। ये सरकार भी ऐसी ही घूमना समझ लो अब। भैया ये आप इनको देख रहे थे कैसे तेज गति से दौड़ रहे थे, मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा है। तो जिसका काम है उसी को ठीक लगता है, जिसका काम उसी को भाए। चुनाव का समय है, क्या मुद्दे हैं मांझा वालों के? मुद्दा तो यही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है। अब रोजगार ही नहीं तो सरकार का फायदा क्या? मेरा तो दिल ही कहता है कि आपकी बदलाव, सबसे मेन बात। हाँ। बदलाव और सरकार हटाओ। सरकार हटाओ, बिल्कुल हटाओ। राशन वाशन नहीं मिला सरकार? राशन तो मिल जाए, अगर एक यूनिट पे अगर आप 5 किलो चावल दे दिए आपने, क्या गेहूं दे दिए, बाकी मसाले कहाँ से आएंगे? बरेली का सुरमा बड़ा मशहूर है, तो मैं बरेली के सुरमे की सबसे खास जगह पर जहाँ बनता है उसको ढूंढता बरेली के किला एरिया में आया। एक ऐसी चीज़ है
ऐसा सुरमा है, इसका ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं इसके अंदर कि अगर 15 से 18 साल के बाद अगर सुरमा जो लगाता रहेगा तो आँख के ऊपर की बीमारी कभी नहीं आने देगा। जैसे धूल, मिट्टी, गंदगी से जो जाला नखूना पानी निकलता है, जब आप रोज़ ठंड में जाएं या उसमें मोटरसाइकिल पे हवा लेती है, आप देखा पानी निकलता है तो वो आँख की कमज़ोरी की वजह से होता है, तो इसको वो दूर करते हैं। आप लगाते हैं सुरमा? जी। कौन सा सुरमा लगाते हैं? यही गुलाब का। गुलाब का। तो आंखें मजबूत रहती हैं इससे? ठंडाई रखती है आँखों, ताज़ी नई ऐसी हल्की आँख हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इस बार जब चुनाव में सब बता रहे हैं कि बड़ी गर्मी निकलने वाली है, इसकी गर्मी निकलेगी, उसकी गर्मी निकलेगी, तो किसकी गर्मी निकलने वाली है चुनाव में? सर ये मैं नहीं बता सकता। मुझे तो कोई साइकिल पे दिख रहा है, कोई मोदी जी को दिख रहा है। हाँ। और जोर तो साइकिल का ही चल रहा है। जोर साइकिल का चल रहा है। तो आपने बरेली की 2 खासियतें भी देख ली। अब बरेली की सड़कों के क्या हाल हैं, कितना बरेली में डेवलपमेंट हुआ है, उसकी भी थोड़ी सी खबर ली हमने। बरेली से आगे दिल्ली और नैनीताल को जाने वाली सड़क तो इस एक्सप्रेसवे से जुड़ती है, जिस पर फर्राटे मारकर गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन बरेली के अंदर का क्या हाल है? भोजपुरा विधानसभा सीट पर है और ये एक गांव है जिसकी सड़क पर हमें नजर पड़ी तो इसकी हालत आप देख सकते हैं। सामने एक प्रचार की गाड़ी जा रही है, बीजेपी की प्रचार की गाड़ी है, विधायक उन्हीं के हैं और दावा कर रहे हैं इस बार भी वही जीतेंगे। लेकिन इस सड़क पर आप सामने देख सकते हैं 3 दिन पहले बारिश हुई थी, पानी अभी तक है। सड़क और नाला, आपको इन दोनों में डिफरेंस पता करना मुश्किल है। परेशानी तो होगी जाने में? होगी नहीं? हाँ होगी कौन है? कितने सालों से सड़क ऐसी है? ये तो बहुत सालों से है। विधायक कौन है अभी? तो वो है मोहनलाल। कौन? यही? हाँ। तो जब इन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी चलवा दो, तुमसे बोला नहीं कि कहाँ चला, सड़क खराब है? हमने कही थी। हाँ, कह रहा है वो चलाना तो है, चलाना है ही, चाहे सड़क जैसी भी हो। तो आपने ये नहीं बोला बनवा दीजिए? कह रहा है बनवाऊंगा। कहिए तो, प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो सड़क खराब है, कैसे करे प्रचार? आप बताओ, ड्राइवर ये हैं, हम तो साथ में चले आए। चलिए ठीक। भैया ये गुब्बारे की दुकान कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? ये गुब्बारे योगी सर आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो सब लगा पूरे जब जगह लगा हुए? अयूब का चौराहे से किले से लेके। कौन लगवा रहा है? ये सब जब उनकी कमेटी वाले लगवा रहे हैं। कमेटी वाले फंसा दिया आपको गुब्बारों में? फंस गए आप गुब्बारे में? हाँ आप फंस गए। तभी तो बीजेपी जीतेगी। तभी बीजेपी जीतेगी। इतने सारे गुब्बारों की वजह से। कितने गुब्बारे भरे हैं भाई? ये हैं करीब 30,000 के गुब्बारे। 30,000 गुब्बारे? वो देख रहे हो अंदर से आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। किसको वोट दे रहे हो? किसको वोट दे रहे हो? वोट किसे? अब सरकार जो है सही, उसी को वोट दिया जाएगा। कौन है सही सरकार? सही है, योगी ने भी सही काम करा। सही काम किया। तो पूरी तैयारी है, जो द्वितीय चरण है उत्तर प्रदेश में, अब उसके लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। तो पूरा जो बरेली का अभी तक हम लोग समझ पाए, समझा पाए, जनता से बात कर पाए, वो आपने देखा। अब साथ ही साथ जहां पर जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे भी जरा बात करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन यहां पर किसका वजन भारी है, क्या खेल यहां पर चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त दीपक अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, शहर विधानसभा प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। हमारे साथ इस वक्त कृष्णा भारद्वाज जी जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं यहां पर, और डॉक्टर केवी त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अब तक यहाँ पर पहुंच नहीं पाए हैं, कोशिश कर रहे हैं, शायद बीच में आ जाएंगे। तो पता नहीं, जैसे एक वो लाल पतंग वहां फंसी हुई दिख रही है, साहब कहाँ फंस गए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, लेकिन यहाँ पर शुरुआत करते हैं चर्चा की और बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथ हमारे प्रवक्ता हैं। आज तो योगी जी का रोड शो भी है, लोग कह रहे हैं कि पूरी ताकत बीजेपी सेकंड फेज में लगा रही है। अमित शाह साहब भी आ गए, योगी जी भी आ गए, बाकी अब यहाँ पे आने वाले हैं, अनुराग जी भी आने वाले हैं। फर्स्ट फेज में थोड़ा रिपोर्ट ठीक नहीं है क्या? बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। मतलब 58 में 60 जीत जाएंगे? 58 में से 42 सीटें। 42 सीट जीत रहे हैं? यस सर, बिल्कुल। पिछली बार विधानसभा चुनाव भी हुए थे, आपको याद होगा, लोगों ने ये कही थी भारतीय जनता पार्टी आवाज नहीं है, स्पष्ट बहुमत से सरकार बना ले तो काफी है।
आपको याद होगा, और 325 सीटें हम अपने समर्थकों के साथ मिलकर जीते। उसके बाद फिर कोई नहीं कुछ बोला। तो आप क्या समझते हैं? आप जो मैं तो कुछ नहीं समझता सर, जनता समझेगी, समझाएगी। विपक्ष कुछ कहता है, सिर्फ लोकतंत्र है। 10 मार्च को जो कोई होगा सामने आएगा। पर 42 सीट आप अपने आप को 100% 42 सीट का इनको उम्मीद है। मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी के जो जैसे ही वो आएंगे हमारे पास, जो प्रवक्ता है उनसे पूछेंगे कि 42 सीट तो उन्हीं की आ गई। आप लोगों का तो मतलब उन्होंने पहली सुपड़ा साफ कर दिया, 58 में से 42 सीट तो वही ले गए अकेले। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंकड़े देना जानती है और दावे करना जानती है। भारतीय जुमला पार्टी या भारतीय झूठ पार्टी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये अखिलेश जी भी कह रहे हैं, प्रथम चरण, यही बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं। नहीं, जो भी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसको देखते हुए सब यही कहेंगे, इनका विकास नफरत का विकास है, इनका विकास विभाजन का विकास है, इनका विकास आत्महत्याओं का विकास है, हत्याओं का विकास है, बेरोजगारी का विकास है, महंगाई का विकास है। ऐसे विकास को आज जनता देख चुकी है और आप देखेंगे कि प्रथम चरण जो मतदान का स्तर गिरा है, शहरी क्षेत्रों से वोटर कम निकले हैं और ये हमेशा माना जाता है। इसका फायदा आपको हो रहा है? निश्चित तौर पे विपक्ष को फायदा हो रहा है। कितनी सीट आएंगी भाई साहब? अभी कोई ऐसा अनुमान देना बहुत कठिन होगा, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसी उम्मीद है कि जो कल का मतदान हुआ है, हमारे संगठन की जो रिपोर्ट है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बेहतर मतदान हुआ है। आपके पक्ष में भी बेहतर मतदान? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है प्रथम चरण में। डबल डिजिट, इतना तो समझ रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल डबल डिजिट। 58 थे तो डबल डिजिट ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो 3 डिजिट बोल देगी प्रथम चरण के आधार पे। भाई साहब, वो पिछली बार कर भी आए थे तो मतलब उनका कहना शायद थोड़ा लोग मान लेंगे। आप लोगों का पिछली बार हालत बहुत खराब। अब्राहम लिंकन ने एक लाइन कही थी कि थोड़ी देर के लिए आप सभी को मूर्ख बना सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, और हमेशा इसमें ये बताइए तो मतलब थोड़ी देर का मतलब क्या होता है? 14, 17, 19। हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर। जनता को आप मूर्ख बता रहे हैं? नहीं, जनता को मूर्ख नहीं बता रहे हैं। आप सिर्फ ऐसे जुमले और नारे ले आइए और अगर जनता आपको वोट ना दे तो वो मूर्ख है? नहीं, जनता बिल्कुल भी मूर्ख नहीं। जनता किसको मूर्ख है? इन्होंने तो अच्छे दिन का वादा किया था, जनता को मूर्ख बनाया। अच्छे दिन पे काले धन का वादा किया, बाद भी जनता इनको वोट देती जा रही है। आम आदमी पार्टी का ये जो चुनाव है, ये चुनाव हर गांव में झंडा खड़ा करने का चुनाव है या उसके ऊपर भी कोई फाइट है? आम आदमी पार्टी जहां भी एंट्री करती है अपनी सरकार बनाती है। आपको बता देना चाहती हूं। सरकार बना रहे हैं आप भी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी नेता भी नहीं मान रहे। देखिए, आज जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं वो सारी हमारी नकल है। असल तो हम ही हैं। आज जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वहां पर बिजली मुफ्त की, तो वही कॉन्सेप्ट आज जो है सारी पार्टियां नकल कर रही हैं और बिल्कुल वही तरीके की बात की जा रही है। और ये हमारी एंट्री है कि योगी जी ने यहाँ पर बिजली के दाम कम किए हैं। आप कहते हैं कि वो आपकी नकल कर रहे हैं, बाकी पार्टियां कह रही हैं ये तो सॉफ्ट हिंदुत्व। अरविंद केजरीवाल दिखते हैं आजकल मंदिरों में जाते हुए, वो बीजेपी की नकल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। राम और भगवान और हनुमान तो सबके हैं। ये तो इनका एजेंडा है कि इन्होंने राम पर कब्जा कर लिया है। राम तो सबके हैं। राम तो सबके। समाजवादी पार्टी, इसके प्रवक्ता साहब भी आ जाएं। सर, थोड़ा लेट हो गया आप आने में है? क्योंकि बरेली स्मार्ट सिटी है भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पे गड्ढे और जाम इतना है कि आना बहुत दुर्भर है। जाम में फंस गए आप? जाम में फंस गए, गड्ढे बहुत बड़े हैं, कई लोगों की तो मौतें हो चुकी है यहाँ गड्ढों में गिर के। भाई साहब, जाम में फंस गया, प्रवक्ता साहब नहीं पहुंच पाए। आप कह रहे हैं विकास की ऐसी गंगा बही है कि सब कुछ राम राज्य हो गया। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जनता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अभी जो पिछली डिबेट हुई थी उसमें ये बताया गया 89 से हमारा सांसद यहाँ से सांसद बन रहा है। तो इस लोकतंत्र में जब जनता सब कुछ निर्णय करती है तो वो जनता के ऊपर विश्वास हमें करना चाहिए। हमने जनता पे विश्वास किया। जैसा आपने अभी बोला था 14, 17, 19 सब आपने देख लिया, 22 आने वाला है। तो फिर ये मोदी जी को क्यों नहीं आप याद दिलाते? उनको लगता है कि 14 से पहले जनता थी, वो भी मूर्ख थी, कुछ हुआ ही नहीं इस देश। इस देश की विडंबना क्या है? आज कोई भी व्यक्ति जय श्री राम ओम लिखने से कतराता है, वो समझता है ये भाजपा ही हो जाएगा। आप तो नहीं कतराते? वंदे मातरम कहने से कतरा। अरे तो ये बात बताइए, मातरम आज आप किसी हमारे अलावा किसी दल के ऊपर वंदे मातरम नहीं लिखा होगा कोई। एक मिनट, अखिलेश जी ने इतने बड़े बड़े मंचों से भाषण दिया। आप एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। अखिलेश जी ने इतने बड़े बड़े मंचों से भाषण दिया, आप दिखलाइए कोई भाषण जिसमें उन्होंने भारत माता की जय बोला है। तो एक बात बताइए, चुनाव में जनता को ये बताना जरूरी नहीं है कि हम उनके लिए क्या करेंगे, पर जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जैसे वोट मिल जाता है। अगर जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता, वोट उसी से मिलेगा। नहीं, मैं किला इलाके में गया था। योगी जी का रोड शो होने वाला है वहां पर ना तो वंदे मातरम ना भारत माता की जय। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, सारी दुनिया में भगवा लहराएंगे। खेल तो यही है ना, घूम फिर के।
खेल तो यही है ना, घूम फिर के भगवा और हरे में कराओ तो लड़ाई, और उसके बाद हमारी हो जाएगी चढ़ाई। अगर इस खेल के आधार पर हमें जनता वोट दे रही है, ये राजनीति है, तो हमें बढ़िया, ये बात बिल्कुल सही कही कि राम का नाम और उसके बाद जो ये भगवा की बात करते हैं राजनीति है। बात सही है, जनता वोट दे तो उनकी गलती है, बस अब ये बात सही है, राजनीति आप सोच लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी भगवान का नाम भी राजनीति में ही ले देते हैं। आप ये बताइए, उन्नाव में आज एक घटना हुई है, इसी को लेकर मुद्दा बनाती है बीजेपी, बार बार आगे बढ़ बढ़ के बीजेपी ये कह रही है ये आ गए तो ये घटनाएं होंगी। आपके एक नेता हैं, उन नेता के ऊपर ये आरोप है कि उनके पुत्र जो हैं वो आरोपी हैं इसमें। आपको लगता नहीं कि आपके लिए मुश्किल होने वाला है? जंगल राज का डर है? देखिए, ये साजिश और षड्यंत्र का दौर आ जाएगा इनका। ये अपने चिन्मयानंद और तमाम जो कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को उन्नाव के ही हैं, उन्होंने बड़ा भाजपा का नाम रोशन किया है, उन लोगों को भूल जाते हैं और हमारे पार्टी के नेताओं को कानून अपना काम कर रहा है, सरकार इनकी है, दोषी हो तो सजा दे। तो गलत है भाई साहब, अगर आप कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर को भूल जाते हैं और आपकी पार्टी वाले, मतलब कानून तो उनमें भी अपना काम कर रहा था, फिर बीजेपी की क्या गलती? कोर्ट ने फैसला दे दिया ना कुलदीप सेंगर के खिलाफ। हमारे जो भी व्यक्ति हैं, जो मामला है वो अभी जांच का विषय है। जेल में है वो? नहीं, जेल में तो दोषी होंगे, उन्हें सजा मिले। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में ऐसे ही लोग होते हैं। ऐसे कैसे होते? चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर भूल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना किया वो काम भूल जाएगी। और अगर हमारा कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे सजा मिले। क्या जनता को एक बात बताइए भाई साहब, आ जाऊंगा, जनता को क्या यही सब उसका बदमाशी, हमारा बदमाशी, हमारा चिन्मयानंद, उनका कोई और, यही सबसे काम चल जाएगा? मतलब एक दूसरे में गलती बता के अपना छुपा लेंगे? ये बताइए भाई साहब। मैं अतीक अहमद शिक्षक हूँ। यहाँ पर एक चुनावी रथ आया है, जनगण का मन की बात हो रही है, विधानसभा चुनाव है। मैं तो यहाँ पर अटेवा की तरफ से आया हूँ, शिक्षक कर्मचारी। बताइए तो पूरी आपने आप सुनिए मीडिया, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मीडिया सुनना ही नहीं चाहती है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिएगा आप। बिल्कुल, आप आए हैं तो हम आए सुनिएंगे। आप पुरानी पेंशन बहाल करवाइए, सरकार से हमारा ये वादा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि 2003 के बाद से जो पुरानी पेंशन, ये सब भाई साहब भगवा में आपने इतने सारे देख लिए चुनाव, बरेली में ऐसे चुनाव होंगे क्या? ऐसा है, बरेली में मैं पूरी भारत की बात करता हूँ कि अगर ये हिंदू मुसलमान और राम के नाम के अलावा इन नामों को छोड़ के एक वोट एक सीट सभासद की भी निकाल के दिखा दें, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कोई वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं निकाल पाएंगे। सर, हमारे साथ यहाँ आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, बरेली के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बार बार ये बात होती है कि कई सारी कंपनीज बंद हो गई, बरेली में विकास क्या हुआ? आपके हिसाब से इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या मुद्दे हैं, चाहते क्या? एक्चुअली में इसमें कोई शक नहीं है कि इंडस्ट्री पहले से बहुत फेल हो चुकी है और काफ़ी जो है जो काम हो रहे थे वो भी अब नहीं हो पा रहे हैं, और उसमें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इसमें कोई शक भी नहीं है। अब देखते हैं क्या कितना इश्यूज क्या है, क्या चाहेंगे? वही चाहेंगे भाई इसमें जो भी उद्योग जो है यहाँ लगे, जिससे कि बरेली का विकास हो और डेवलपमेंट हो, यही चाहेंगे। और मैं अपने मेहमानों पर जाने से पहले एक ये आप दोनों ही उठ जाइए जरा, ये देखिए भाई साहब, टीकाधारी भी यहाँ पर हैं, यहाँ पे मौलाना जी भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। ये है भारत, है ना? अब आपने ये लाल टोपी लगाई है तो समाजवादी मान लें? नहीं, समाजवादी कोई ठेकेदार थोड़ी है लाल रंग की। बहुत बढ़िया, ठीक है, लाल रंग ईश्वर ने दिया है, हरा कलर ईश्वर ने दिया है, ऑरेंज कलर ईश्वर ने दिया है, सब ईश्वर के कलर हैं, रब्बुल आलमीन ने दिया। तो भगवा ना तो बीजेपी का है और लाल ना तो सपा का है। बिल्कुल सही बात कही नदीम भाई ने, इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। वो परमात्मा ने हम सबको दिया है, हम कोई भी कलर पहन सकते हैं, कलर से कोई जाति और धर्म की पहचान नहीं है, पहचान हमारे कर्मों से है। हम पहले मानव हैं, उसके बाद जाति और धर्म है। बहुत बढ़िया बात। ये बताइए कि चल रहा था, जब यहाँ कोविड चल रहा था और लोगों की डेथ हो रही थी, तो हम ही लोग सब मिलकर डेड बॉडी लेकर जाते थे, शमशान भी जाते थे और कब्रिस्तान भी जाते थे। और बरेली को हम लोगों की बस सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि बरेली में जल्द से जल्द एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल बनाएं। आप बताएं भाई साहब। हम गरीब कन्याओं का विवाह 10 साल से कर रहे हैं, उनमें निकाह भी कराए हैं, विवाह भी कराए हैं। हमने ना तो लगता है राजनीतिक पार्टियां दरार डालने की कोशिश करती, ये राजनीतिक आपस में देखिए, जैसे आप देखिए मुलायम सिंह, ये तो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी को चाहते हैं और खुद में सपा के अध्यक्ष हैं। एक तरफ सपा में बैठे हो और मुलायम सिंह को आप लोग, जनता खेल समझती है, एक दूसरे का वैसे समर्थन करते रहते हैं और उसके बाद जब चुनाव आते हैं तो बांटने का काम करते रहते हैं। उन्होंने भी कई बड़ी सारी दिक्कतें, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली है। जनता की पहचान, आदमी की पहचान उसके कर्मों से है, तो यही सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी की पहचान भी सिर्फ उसके कर्मों से है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कर्म है वो जनता सब देख रही है। 2022 में फैसला होने वाला है उसका।
दूसरी बात, एक बात सुन लीजिए, बरेली के विकास के लिए क्या क्या किया? सब कह रहे हैं इंडस्ट्रीज आपने बंद कर दी, सड़कों का हाल उन्होंने बता दिया। एक मिनट, जो बहुत बहुमूल्य चीज है वो आपको भी मनन करना चाहिए। कांग्रेस हुई, सपा हुई, बसपा हुई, क्या ये ऐसी पार्टियां हैं जिनमें कभी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बदले नहीं जा सकता है? ये बात तो सही है। अब ये बताइए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पारिवारिक पार्टियां हैं, एक अध्यक्ष पहले ही तय हो जाता है। सिंह जी का और जेपी नड्डा का कोई आपस में संबंध है? कोई नहीं है। तो ये देश और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव आखिरी बार कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव आखिरी बार कब? मुझे याद नहीं। मुझे भी पता है, किसी को याद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष चुनाव होते नहीं है, मनोनीत होकर ऐसे ही जीत जाते हैं। हाँ जी, आप लोगों की पार्टी तो परिवारवाद की पार्टी है। राहुल जी के लिए सीट रिजर्व करने के चक्कर में पार्टी कहां जा रही है, को देखने को राजी नहीं। पूरी तरह से ये आरोप निराधार हैं। कोई परिवार के आरोप अगर जो लगाती है भारतीय जनता पार्टी, पंकज सिंह और राजनाथ सिंह का क्या संबंध है इनसे पूछिए। कितने विधायकों के पुत्रों को टिकट मिला है, कितने मंत्रियों के पुत्रों को टिकट मिला है, और सबसे ज्यादा परिवारवाद तो आप खीरी में देखिए, जहां अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, और इसीलिए जांच ऐसी होती है कि 4 किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर देने के बावजूद भी उनको जमानत मिल जाती है। पर उसके बाद भी आपके अध्यक्ष की पोस्ट रिजर्व्ड है। अध्यक्ष अभी हमारी पोस्ट बिल्कुल भी रिजर्व नहीं है। सोनिया जी के बाद राहुल जी आएंगे ना? नहीं, हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है और अगले हमारे कार्यकारिणी में चुनाव होने जा रहा है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हमारे परिवार का मामला है। परिवार का? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस से हैं? हाँ, कांग्रेस पार्टी के समर्थक? जी हाँ, जी हाँ। हमारे परिवार का मामला है। हम तय करेंगे, कोई दूसरी पार्टी थोड़ी तय कर देगी। आप लोग तय गांधी जी की, राहुल गांधी को ही कर पाते? हमारी इच्छा। आपकी इच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही। हाँ जी भाई साहब बताइए। भाई साहब कह रहे हैं कि किसानों की हत्या हुई, तो उसमें अगर हत्या हुई, आरोपी, पहली बात तो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो आरोपी थे, जो जनता की नजर में, वो जेल गए। और सरकारों में तो लोग जेल भी नहीं जाते हैं। और सरकारों में आ रहा हूं। आप लोग इसका मुद्दा बना रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया है, अब उसमें अदालत में ये क्या कर सकते हैं? अदालत को लगा कि उसमें अगर उनको देना चाहिए तो उन्होंने बेल दे दिया। अभी तथ्य आगे आएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय उस पर उचित फैसला करेगा, क्योंकि वीडियो साफ है। उन्होंने दबा के मारा, वो वीडियो साफ है। जो वो तो अदालत तो तय करना, अदालत का फैसला है, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि जब आगे के तथ्य आएंगे तो ये जरूर। तो फिर इसका मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? मेरा कहने का मतलब ये है कि पता नहीं क्यों हम लोग इधर उधर के। अखिलेश यादव जी आज कह रहे हैं देखो आजम खान के साथ क्या कर रहे हैं, उनको छोड़ नहीं रहे और उसको पकड़ लिया। वो तो अदालत की बात है, उसमें अखिलेश यादव जी क्यों उंगली उठा रहे हैं उनके ऊपर? नहीं, उन्होंने कहा कि न्यायालय का फैसला मान्य है। अभी आगे तथ्य आएंगे तो हम उस पर काम करें। कल रात पे प्रेस वार्ता भी का रास्ते दीजिए। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बरेली में खड़े हुए हैं। बरेली में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या काम हुआ, ये विषय है। शिक्षा के लिए कौन सा नया विश्वविद्यालय या कॉलेज खुला, सरकारी कॉलेज खुला, ये विषय है। हमारी रोडें चौड़ी अच्छी क्यों नहीं हुई, ये विषय है। और हमें मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है, ये बात सही है। हाँ जी, आप लोग कुछ बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे, बताओ भैया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सारे यूथ खड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें रोजगार दिया जाए। सवाल किससे? सवाल है बीजेपी वालों से। क्या कह रहे हैं? कि हमको रोजगार आप किस तरह से देंगे, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है, जब इनसे रोजगार हम मांगते हैं तब ये कहते हैं भैया पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान कितना दबाव हुआ है। हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है। बात काट देते हैं इनसे। जब भी रोजगार की बात करी जाती है, जाति पे बांट देते हैं लोग। जब आपसे रोजगार की बात करते हैं तो जाति पे आप बांट देते हैं। कितना रोजगार दिया आपने? इतनी अभी आपने योगी जी का समाचार पढ़ा होगा, 10 लाख भर्तियों को उन्होंने अभी अनुमति दी है। अभी कैसे दे दी है? अभी तो आचार संहिता आचार संहिता से पहले। अच्छा। आपको अरे आचार संहिता से बिल्कुल पहले। एक बात सुनिए। अरे भाई मेरी भी तो सुनिए। आपने कहा आचार संहिता से बिल्कुल पहले 10 लाख नियुक्तियों की उन्होंने मंजूरी दी। यानी कि चुनाव में 5 साल निकलने के बाद चुनाव में डर था इसलिए दे दी। ऐसा नहीं। देखिए, हर चीज प्रक्रिया से होती है। हर चीज प्रक्रिया से होती है। पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां दी? मैं भी आंकड़ों को नहीं बता सकता, मगर एक बात ये समझिए। भाई साहब कह रहे हैं आंकड़ों को नहीं बता सकते, पर कह रहे हैं बहुत नौकरियां दी। मिली क्या नौकरियां भाई? अब वो मना कर रही है जनता। हाँ जी, आप बताइए। आप आ रहा हूँ। हाँ बताओ, बोलो। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कहना है आंकड़ों की बात। आंकड़े होंगे तब बताएंगे। दूसरी बात ये, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ठीक है, और बीईओ, सारी भर्तियां सपा सरकार में नहीं मिली। अगर सपा सरकार में, एक मिनट, सपा सरकार में नहीं मिली, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। सपा सरकार में अगर नहीं मिली नौकरी, सुनोगे या बोलते रहोगे? सपा सरकार में अगर नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब बीजेपी भी नहीं देगी। तो मिली है। कितनी? 4.5 लाख नौकरी। सरकार के 4.5 लाख कहाँ से आया आंकड़ा? आप
आप देखिए, कौन सा देखिए कहां से सरकार कह रही है, सरकार को आरटीआई में पूछा गया कितनी सरकारी नौकरी थी उत्तर प्रदेश में, कहने कोई आंकड़ा नहीं है, तो फिर कहां से आया 4.5 लाख? जी बताएं, रुक जाइए, बताएं। मान्यवर, मैं कांग्रेस सरकार की ओर से हूँ, हाँ जी, जो रही कांग्रेस सरकार की ओर से हूँ, जो 70 साल जिसने राज किया है। अच्छा। और 70 साल के उपरांत उसने सुई से लेकर फावड़े तक, फावड़े से लेकर बहुत उन्नति दी, और जितना भी यहाँ पे कर्मचारी होगा उसको बहुत कुछ दिया, और अन्य सरकार सवाल क्या है? नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया। हाँ, आप बोल चुके। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से है और स्पष्ट है। हिंदुस्तान ने इस दृश्य की कल्पना जल्दी सवाल सर हिंदुस्तान ने इस दृश्य की कल्पना नहीं की थी कि आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाएगा। आज बड़े बड़े आतंकवादी जैसे कि भड़काऊ भाषण दे करके स्वामी नरसिंहानंद स्वतंत्र घूम रहे हैं। ठीक है। हाँ, अभी माध्यमिक शिक्षा की पारदर्शिता से नियुक्ति हुई है बरेली में, हुई है अभी नियुक्ति हुई है पारदर्शिता से। बोल चुके। इधर बताओ जल्दी। हाँ जी, आप युवा हैं, क्या चाहिए? हमें जॉब चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। क्या है, आप सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं? ये बीजेपी खाली घंटा बजवाती है, घंटा बजवाने के अलावा कुछ नहीं है इनके पास। नौकरी तो दे नहीं रहे, घंटा बजवा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं। भाई साहब, आपने जो बात बोली, आतंकवादी, भूमाफिया, जमीनी खोर, ये लोग या तो जेल के अंदर हैं और या फिर ये चाहते हैं कि हमें जेल से बाहर मत निकालो। धनंजय जी कौन है? धनंजय। दूसरी बात सुनिए मेरी, ऐसी पार्टी जिसका जिसके खिलाफ जो व्यक्ति के खिलाफ 42 मुकदमे दर्ज है, कि आपने सोचा ऐसी व्यक्ति को क्या टिकट देना जरूरी था, या समाजवादी पार्टी की मजबूरी थी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी, पर आपकी धनंजय जी के साथ कोई मजबूरी थी क्या? वो बाहर क्यों है? जवाब तो दे दीजिए। मैं क्या दूंगा जवाब? अच्छा, अब मैं आप लोगों से अंत में पूछना चाहता हूं, ये आ रहा हूं भाई, बरेली अगर कांग्रेस को मौका दे तो क्यों दे? जल्दी से। शक्ति विधान जो हमने जारी किया, महिलाओं के लिए जो हमने घोषणाएं की, भर्ती विधान हमने जारी किया, उन्नति विधान हमने जारी किया। हम महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो योजनाएं लेकर आए हैं, जो कोरोना से पीड़ित परिवार हैं उनके लिए जो हम आर्थिक मदद का वादा लेकर आए हैं। आपके ऊपर यकीन कोई क्यों करे जब आपकी नेता खुद ही नहीं उतरना चाहती रण में? हमारी नेता ऑलरेडी रण में है, आज भी वो रैली कर रही है। डर लग रहा है कि खुद चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे? नहीं, कतई डर नहीं लग रहा है। राहुल जी को हरा दिया। 403 सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं, हर जगह प्रियंका जगह। आप लोगों का कोई मतलब नहीं, सिर्फ प्रियंका जी का है। अच्छा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल हर जगह लेकर जाती है, क्यों ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर नहीं आ रहे उसको बेचने के लिए? आप मॉडल को हर जगह जा रहे हैं, गोवा में हैं, पंजाब में हैं, यहाँ नहीं दिखाई पड़ते। उत्तर प्रदेश में भी थे, अभी लखनऊ में भी उनकी रैली थी, 2 रैली करी पूरी। ठीक है, देखिए इससे क्या हुआ, उनके मतलब उनको नहीं लगता कि जीत रहे हैं? हम सबको केजरीवाल बनना पड़ेगा दिल्ली मॉडल लाने के लिए। ठीक है, ये केवल अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं है, और हमारे सब लोगों को समझ, लोगों को लगता है जब उनका नेता खुद ही यकीन नहीं कर रहा अपनी टीम पर, तो हम क्यों आए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम जहाँ पर भी जा रहे हैं, हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लोग हमारे दिल्ली मॉडल को पसंद कर रहे हैं, पूरी मुस्तैदी से साथ हमारे साथ खड़े हैं। पहली बार आप शहर के इतिहास में देखेंगे कि 35 सालों की जो फूल की जो समेटने का काम झाड़ू ही करने वाली है। फूल को समेटने का काम क्यों यकीन करे? महत्वपूर्ण बात आपको बोल रहा हूँ। मैं आज एक जाटव बस्ती में गया, जाटव बस्ती में एक सुशीला नाम की महिला से मैं मिला। उसने मुझसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे 1.5 साल से, बहुत गरीब परिवार की महिला थी, उसने मुझसे बोला इतना 1.5 साल में मेरे घर में रोटी खाने को नहीं थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, सुन तो लीजिए, मुफ्त में राशन, गेहूं और चावल दिया है, कम से कम मेरे घर का परिवार का गुजारा चल रहा है। ऐसे जाटव जाटव या अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं, ऐसे लोग, इसमें कोई सबका साथ सबका विकास, सबका विकास आ जाता है, पर गाने में यही बचता है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बांटने की कोशिश तो कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास यदि नहीं होता तो वो रोटी और चावल जो गेहूं हमने दिया है वो सबको खाली एक को मिलता। क्यों लाए समाजवादी पार्टी को? सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, 9 सीटें पहले ही मिल चुकी है उनको। 15 लाख से लेके 5 किलो आटा और गेहूं पे आ गए हैं, ये इनकी बात छोड़ दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग
सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का नाम जो उन्होंने पूरा जीवन मर्यादा में, तो आपको भी कहते हैं इस बार, क्योंकि आप लोग को डर है इसलिए आप लोग मुस्लिम कैंडिडेट देते नहीं है, आपको लगता है ध्रुवीकरण का खेल हो जाएगा? 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं और हम लोग जाति, मुजफ्फरनगर में नहीं थे, हम जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं और टिकट नहीं रहते। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, 300 यूनिट बिजली फ्री, सिंचाई के लिए बिजली फ्री, और एक मिनट, मैं फ्री, हमारे लोग, हमारा टैक्स का पैसा है आम आदमी तक जाना चाहिए। हम तो कहते हैं हम टैक्स देते हैं, आम आदमी तक जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण पुरानी पेंशन का जो विषय है जिसे लंबे समय से दबाया जा रहा था, उसे समाजवादी पार्टी ने। आखिरी 2 सवाल ले लेते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, मैं राजेश अग्रवाल हूँ, शहर विधानसभा 124 का समाजवादी का प्रत्याशी। जी सर, थोड़ा लेट हो गया आप आने। हाँ, मेरे जनसंपर्क थे और मुझे जाना है फिर से। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। मैं यहाँ पे जो चुनाव लड़ने आया हूँ, 37 साल का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी, 37 साल से शहर विधानसभा में है, लेकिन कोई भी 3 काम उसने नहीं किए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, आधा क्षेत्र ग्रामीण है, गांव हैं और उद्योग बंद हैं। सर ये क्या पहने हुए हैं आप? ये जो है श्री राधे आनंद आश्रम बरेली, ये जो है जगन्नाथपुरी का है और इसे पहनना कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी अब बीजेपी कहे कि देखो हमने भगवा पहना दिया समाज लाल टोपी को। ऐसा मेरी पॉकेट में भी कुछ रखा है, तो ये भी मैं दिखाऊं। मैं भी हिंदू हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं धर्म को नहीं मानता, बीजेपी ही मानती है। मैं उस मुद्दे पे राजनीति नहीं करता, मैं यहाँ काम के मुद्दे पे लड़ रहा हूँ। 26 साल से नगर निगम में पार्षद हूँ। मैंने हिंदू मुसलमान पे पार्षदी नहीं। इस बार क्यों उम्मीद है कि जीतेंगे? इस बार इसलिए जीतेंगे कि जनता त्रस्त है। जनता ने 3 विधायक बदल दिए बीजेपी के, लेकिन नतीजा शून्य है। एक जो वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा क्या काम किए गए हैं ये आप शहर में सर्वे करा दो। आप थोड़ा लेट आ गए, वरना मैं आपको जरूर आपसे पूछता, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। सर बिल्कुल आप जितने, सर डंके की चोट पे कहता हूँ, ये नारों के सहारे मिट्टी से मोहब्बत का आकलन किया जाता है आज के इस भारत में। यदि भारतीयता को समझना है, आज ये नारों के सहारे मिट्टी से मोहब्बत का आकलन किया जाता है। यदि भारतीयता को समझना है तो हमें राजनीति के भावुकतापूर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर समझना होगा, जहां सभी संस्कृतियों के सार का हो गया। तो भैया समझ गए सर, सरकार नहीं बना रहे हैं ये सरकार। ठीक है सर, ठीक है। अरे आराम से मेरे सामने से हट जाइए। जनता थोड़ी उत्तेजित हो चुकी है, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए भाई साहब। पर बरेली का जो माहौल है वो ऐसे ही गर्म है और अब जनता को तय करना है कि किसकी बात उन्हें समझ में आ रही है। क्या सिर्फ ध्रुवीकरण पर चुनाव हो जाएगा या मुद्दों पर कोई बाजी मार जाएगा? बरेली से इतना ही। कल फिर मुलाकात, कल नहीं, अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक हमें दीजिए इजाजत। रथ चलता रहेगा अलग अलग जगह से, आपके लिए जो पूरे जनता का फ्लेवर है, मूड है, वो लेकर आते रहेंगे। हाँ, एक सेगमेंट रह गया। नेताजी जो हम सबके सामने लेकर आते हैं, उनसे जनता ने क्या कहा वो सुनवा देते हैं। अब मुलाकात सोमवार को। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। जरूरत तालियां तो बता दीजिए अपने लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने राम का मंदिर बनाया है, हम उसकी सरकार बना देंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहरा देंगे। हुआ जी चरण स्पष्ट क्या? इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हेलो, आवाज आ रही है जी? आ रही है। आपकी तो लहरी चल रही है, इस समय सब आपके साथी हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो आप रोजगार दीजिएगा हमको। सबसे यही सवाल है कि हमें रोजगार दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आप किसानों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो और जयंत जी जब आपके साथ है तो आप किसानों के लिए बहुत बेहतर सोचेंगे। उत्तर प्रदेश को तो आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने उत्तम प्रदेश बनाया है, लेकिन मैं एक लड़की होने के नाते, उत्तर प्रदेश की बेटी होने के नाते आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपकी सरकार तो ना बन पाएगी जी। आपकी सरकार तो बहुत काम करने पड़ेंगे, आप जब बन पाओगे जी। आप उनकी सरकार में कुछ गुंडागर्दी बंद हो गई और आपकी सरकार में मतलब ये काम बहुत था। अब जो योगी की सरकार
सरकार से बहुत जनता परेशान है और जो अखिलेश यादव की सरकार आएगी, मतलब आपकी सरकार आएगी, उससे बहुत लोगों को लाभ है।